हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट थर्ड करेंगे। लास्ट में जो टॉपिक चल रहा था वो तो प्रेशर ऑन लिक्विड सरफेस, तो उसी को करते हैं। प्रेशर ऑन कर्व्ड लिक्विड सरफेस। किसी लिक्विड की सरफेस कर्व क्यों होएगी? वो एडहेसिव और कोहेसिव, संसंजक और असंजक बल पे डिपेंड करेगी। तो वो जो था वो अपने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी कर्व, पहले तो इतना आपको पता है कि तीन स्ट्रक्चर्स बन रही थी। एक तो ये स्ट्रेट लाइन, एक कन्वेक्स यानी कि उत्तल कन्वेक्स, और एक कौन सी बनेगी? कनकेव, अवतल। ठीक है, तो तीन टाइप की शेप बन रही थी। अब मैंने शेप पे मान लिया यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल पड़ा है, तीनों में यहाँ पे कोई ना कोई वाटर का लिक्विड का मॉलिक्यूल पड़ा है। तो इस वाले मॉलिक्यूल पे क्या है, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है। और ये स्ट्रक्चर कैसी है? एक टाइप से देखिए तो जैसा लिक्विड हमने भरा था इसी टाइप से भरते हैं, तो उसी अपनी पहले वाली फिक्स स्टेज में ही पड़ी है। तो इस केस में इस वाले स्ट्रक्चर पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, यानी कि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स पे कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं देखूँ कन्वेक्स में, ये चीज एक बात तो देखो कन्वेक्स स्टेज में क्या होगा, इस वाले मॉलिक्यूल पे इधर भी एक फोर्स लग रहा है और इधर भी एक फोर्स लग रहा है। तो इसको स्ट्रेट में लाने के लिए क्या होगा, नीचे की ओर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा। सिमिलरली इस वाली स्ट्रक्चर में क्या होगा, ऊपर इस टाइप से इस मॉलिक्यूल पे फोर्स काम कर रहा है, और इसमें क्या है, इस वाली स्ट्रक्चर की यानी कि कनकेव में क्या होगा, यहाँ पे वाटर दिखा देना कि ये वाटर पे बनी हुई है या जो भी लिक्विड है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे तो इस वाले पे क्या होगा, ऊपर की ओर एक फोर्स काम करेगा। अब देखो अगर फोर्स इनमें प्रोड्यूस हो रहा है, इस पे तो नेट फोर्स जीरो है, इन दो स्ट्रक्चर्स में अगर फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है तो इस फोर्स का अपोज करने के लिए इसमें क्या होगा, अगर मैं ये स्ट्रक्चर देखूं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F, उसी डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रेशर P प्रोड्यूस होगा, जो प्रेशर क्या करेगा कि इसको इसी स्टेज में रखने की ट्राई करेगा ताकि सरफेस टेंशन कैसी हो, कम हो सके, और या फिर सरफेस टेंशन के कारण। और इसमें भी क्या होगा, नीचे की ओर एक प्रेशर प्रोड्यूस होगा। तो हमें क्या है, इसी प्रेशर को फाइंड करना है कि कर्व स्ट्रक्चर पे जो प्रेशर इन फोर्सेस के कारण लग रहा है उसी प्रेशर को देखना है। तो पहले मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ, उसके बाद इसको समझेंगे। तो देखो अभी इस पे वो मैंने आपको कल उस लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल बताया था कि इसको एग्जांपल से समझते हैं। कैसे? देखो मान लो मैंने बोला था हम पहले किसी एसिमेट्रिक असममित स्ट्रक्चर के लिए देखेंगे, फिर हम सर्कल के लिए देखेंगे या स्फीयर के लिए। स्फीयर सममित होता है, रेडियस या दोनों साइड यहाँ पे भी इतनी है और इधर भी इतनी है, बीच में से काटो जो बिल्कुल इक्वल कटे, वही होती है सममित स्ट्रक्चर। तो देखो मैंने ना बैलून का एग्जांपल लिया था लास्ट लेक्चर में। बैलून ऐसा होता है, यहाँ पे वो नोट लगी होती है। तो हमने क्या देखा था कि यहाँ से अपने क्या करते हैं, हवा फ्लो करते हैं। अब ये बैलून 2D में है, बैलून में देखो ये इसका सरफेस एरिया होगा। तो इस बैलून का मैंने कोई छोटा सा पार्ट ले लिया, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हमने किसी एक कर्व स्ट्रक्चर का छोटा सा पार्ट ले लिया जो कि क्या है, ये विदाउट डॉटेड लाइन में। ठीक है, तो मैं उसकी मान लिया कि वो XY प्लेन में बैलून पड़ा हो। बैलून को एग्जाम में बैलून मत लिख के आना, ठीक है। तो कोई स्ट्रक्चर है, कर्व स्ट्रक्चर लिक्विड की, वो मैंने 2D में ले ली, XY प्लेन में पड़ा है। तो इसकी ये वाली तो डायमेंशन ये कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी पहले वाला। जो विदाउट डॉटेड है वो वाला देख रही हूँ मैं, सिर्फ ये देख रही हूँ ये पार्ट। तो ये वाली जो है ये x है, एक कर्व तो देखो ये बन रहा है एक, और दूसरा कर्व स्ट्रक्चर ये बन रही है। तो ये वाली कर्व स्ट्रक्चर की मैंने ले ली हाइट y, ठीक है, x और y। फिर हमने क्या किया, पहले हमने इस पार्ट को ले लिया, एक सरफेस को, फिर हमने यहाँ से हवा फ्लो करी। जैसे ही अंदर हवा और डाली तो अंदर क्या आ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, और अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो डॉटेड लाइन है जो मैंने यूं शो करी हुई है इसमें, वो क्या शो कर रही है कि प्रेशर के साथ साथ सरफेस क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी सरफेस एरिया। तो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन में वो सरफेस एरिया दिखा दिया। तो देखो x एक्सिस के अलोंग कितनी थी, x थी। तो देखो इसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तो वो मैंने मान लिया डेल x चेंज आया, x के अक्ष के अनुदिश XY प्लेन में पड़ा, तो x के अलोंग मान लिया कि
जो एरिया बढ़ा है फोर्स और हवा डालने से, तो वो मैंने मान लिया x प्लस डेल एक्स आ गया। सिमिलरली मैंने y को मान लिया y प्लस डेल वाई। ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, ऊपर वाली साइड और ये साइड्स भी सेम है। तो हमने क्या मान लिया कि इसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पहले वाले था उसका यहाँ पे है, तो उसके लिए मैंने रेडियस मान ली r1 और y के अलोंग मैंने रेडियस मान ली r2। ये वाला एंगल मैंने मान लिया θ1 है और ये एंगल है θ2। आप चाहो तो ये वाली जो y से मिल रही है ना, वो लाइन यहाँ कहीं भी मिला सकते हो, क्योंकि इस स्ट्रक्चर का सर्कल आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो। मैंने दोनों को एक साथ दिखा दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अलग अलग दिखाना चाहो तो वैसा भी शो कर सकते हो। तो देखो एक्स वाई प्लेन के अलोंग एक्स वाई प्लेन में कोई पड़ा है बैलून या कोई ऐसी कर्व स्ट्रक्चर पड़ी है, लिक्विड की कर्व सरफेस है। हमने लिक्विड की ये कर्व सरफेस ली है, वैसे तो वो समझाने के लिए मैंने बैलून बोला था। तो देखो उस केस में क्या है, फिर हमने क्या और प्रेशर इंक्रीज करा, हवा डाली यानी प्रेशर इंक्रीज करा। तो प्रेशर इंक्रीज करने से एक्स वाई के अलोंग जो है वो कौन सी होगी, एक्स वाई की परपेंडिकुलर डायरेक्शन जेड डायरेक्शन। तो इसमें क्या है, डेल्टा जेड कुछ विस्थापन आ जाएगा। ये जो हाइट है ये सारों में ये कितनी होगी, डेल्टा जेड, यानी कि ये कितना बड़ा, डेल जेड। ये वाली भी डेल जेड होगी, यानी कि हर साइड से क्या है, डेल्टा जेड। इसमें क्या, सिमिलरली ये वाली भी डेल जेड है। डेल जेड इसमें क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग एक्स वाई प्लेन में पड़ा था, तो जो तीसरा परपेंडिकुलर एक्सिस होगा उसमें इतना विस्थापन आ गया, इतनी शिफ्ट हुई ये सरफेस बड़ी होने से। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें वही प्रेशर फाइंड करना है जिससे ये सरफेस टेंशन या फिर सरफेस एरिया बढ़ गया। तो देखो फोर्स मुझे पता है कि इसका एरिया बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल इनटू विस्थापन। तो मुझे पता है फोर्स क्या होता है, P इंटू ए होता है, क्योंकि प्रेशर क्या है, पर यूनिट एरिया पे जो लगने वाला फोर्स है। तो P इंटू ए लिख दिया। विस्थापन देखो कितना हुआ, डेल्टा जेड। जैसे ही आपने हवा भरी तो डेल जेड विस्थापन हुआ, इस सरफेस में डेल जेड शिफ्ट हुई, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया डेल जेड। तो देखो अगर मैं W देखूं यहाँ से तो वो कितना आएगा, P इंटू एरिया। देखो मैं पहले एक्स वाई प्लेन की बात करूं तो एक्स वाई इंटू डेल जेड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक्स प्लस डेल एक्स इंटू वाई प्लस डेल वाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऐसा करने से क्या हुआ, ये कब एरिया आया था, जब हमने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से क्या हुआ, ये एरिया यहाँ तक बढ़ गया, एरिया बढ़ा। और आपको पता है सरफेस टेंशन T क्या काम करती है, कि अगर किसी भी चीज में, किसी भी लिक्विड में पृष्ठीय तनाव उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या करेगा, उसके एरिया को कम करने का ट्राई करेगा। तो जब हम सरफेस टेंशन की बात करेंगे उस केस में वो वाला एरिया लेंगे, एरिया बढ़ा तभी सरफेस टेंशन प्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ से ये मेरे पास एक वर्क की इक्वेशन आ गई, इसको दे दो कोई इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे साइड में लिख देना ये वाली टर्म कि P जो है F ओवर में ये होता है, तो उससे ये आ गया। अब दूसरी चीज, जब मैंने सरफेस एनर्जी करवाई थी, अगर आपने वो टॉपिक देखा है तो आपको पता होगा कि सरफेस एनर्जी को W से शो करा था, जो कि कितना था, T इंटू डेल्टा ए। अब ये सरफेस एनर्जी क्या थी, पर यूनिट एरिया में या फिर किसी की सरफेस के एरिया को चेंज करने के लिए इस सरफेस टेंशन के अपोज में, सरफेस टेंशन के विरुद्ध में जो कार्य करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। अब ये आपको एक नॉर्मल सी बात है, ये आपको पता है कि अगर हम इस सरफेस टेंशन के विरुद्ध कुछ काम करेंगे तो वो एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, और उसी एनर्जी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। अब देखो यहाँ पे वर्क एक तो आपको पता है F इंटू एल होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एल मान लो, एक्स मान लो, और दूसरा अगर सरफेस टेंशन की फॉर्म में लिखे तो वो ये होता है। देखो दोनों की यूनिट सेम है, क्योंकि मुझे पता है T क्या होता है, फोर्स ओवर में लेंथ, यही होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो फोर्स ओवर में लेंथ इंटू डेल्टा ए, यहाँ पे लिख रही मैं इस वाली वैल्यू इसमें पुट कर रही हूँ, ये समझाने के लिए लिख रही हूँ जिसने सरफेस एनर्जी नहीं किया। तो वहां से देखो मेरे पास क्या है, फोर्स ओवर में लेंथ, पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लग रहा था वो सरफेस टेंशन था। तो देखो यूनिट सेम रहेगी, न्यूटन ओवर में मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि यहाँ पे भी वैसे तो जूल में है तो यहाँ पे भी देखो न्यूटन इंटू मीटर। तो सरफेस एनर्जी को एक इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर सरफेस टेंशन की फॉर्म में लिखना है तो W इंटू डेल्टा ए, जहाँ पे डेल्टा ए क्या है, चेंज इन एरिया, यानी कि एरिया को
हमने क्या किया, सरफेस टेंशन के विरुद्ध यानी कि सरफेस टेंशन एरिया को कम करने का ट्राई करता है, हमने क्या किया उस एरिया को बढ़ा दिया। तो एरिया बढ़ाने से जो चेंज आया वो वाला एरिया। तो यहाँ पे देखते हैं, ये चीज मैं क्लियर कर रही हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो मुझे क्या पता है कि W क्या है, एक सरफेस टेंशन की फॉर्म में लिखूं तो T इंटू डेल्टा ए है, ठीक है। तो मैं डेल्टा ए देखूं तो वो मेरे पास देखो क्या आएगा, डेल्टा ए क्या आता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल एरिया मेरे पास क्या बना था, x प्लस डेल एक्स इंटू वाई प्लस डेल वाई माइनस, ये तो फाइनल एरिया है। जब फाइनल एक लेंथ तो फाइनल ये आई, फाइनल में यही थी, और माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, एक्स वाई। तो मैंने वो शो कर दिया यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डेल्टा ए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई प्लस एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल एक्स प्लस डेल एक्स डेल वाई माइनस का एक्स वाई। तो देखो प्लस एक्स वाई से माइनस का एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया, कैंसिल। तो डेल्टा ए देखो मेरे पास क्या आया, एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल एक्स प्लस डेल एक्स डेल वाई। अभी मैंने क्या मान लिया, मैंने लेट किया कि जो डेल्टा एक्स है और डेल्टा वाई है, यानी कि जो चेंज प्रोड्यूस हुआ था वो बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल चेंज आया एक्स और वाई के रूप। तो मान लो ये क्या, पॉइंट में 5 ले लो और ये पॉइंट में 2 ले लो। तो इन दोनों का, दो छोटी रकमों का, स्मॉल डिजिट्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.1 हो जाएगा, यानी कि और छोटी हो जाएगी। तो इस केस में क्या आ जाएगा, इस चीज को थोड़ा, यानी कि दो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, अप्रोच जीरो की ओर करेगी, या मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे लिख देना कि इफ ये बहुत स्मॉल है तो इस वाली टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में डेल्टा ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल एक्स। तो इस वाले डेल्टा ए को, इसको दे दो कोई इक्वेशन सेकंड, इसको दे दो इक्वेशन थर्ड। तो ये डेल्टा ए की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो बाय यूजिंग इक्वेशन थर्ड इनटू इक्वेशन सेकंड, तो हमें क्या मिला, W क्या आया, T इंटू डेल्टा ए की वैल्यू क्या थी, एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल एक्स, यही वैल्यू थी एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल एक्स, वो पुट कर दी। तो ये इक्वेशन आ गई फोर्थ। अभी मेरे पास क्या है, दो फोर्सेस, दो वर्क निकल आए, एक तो फोर्स के कारण ये और दूसरा सरफेस टेंशन के कारण। तो मैं इक्वेशन वन की वैल्यू क्या है, पी एक्स वाई डॉट डेल्टा जेड, और इस इक्वेशन 4 को क्या कर देती हूँ, इक्वेट कर देती हूँ। तो यहाँ लिख देना बाय इक्वेशन ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑन कंपेयरिंग वाला लिख देना। तो पी एक्स वाई डॉट डेल जेड ये आया, किसके इक्वल आया, टी एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल एक्स, इसके इक्वल आया। अब देखो मुझे डेल जेड एक टर्म में मिल रहा है और यहाँ पे मेरे पास डेल एक्स डेल वाई, अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो मैं क्या देखती हूँ, अगर मैं ये डायग्राम देखूं तो यहाँ पे मेरे पास, इस चीज को मैं एक बार रिमूव करूं, यहाँ पे मेरे पास एक चीज बन रही है, ऐसा कुछ बन रहा है। अगर मैं इस वाली सरफेस को भी सीधा ले दूं जो थी, क्या बन रहा है मैं अभी बताती हूँ। ये एंगल थीटा 2, ये एंगल है थीटा 1, एक्स वाई r1 इस टाइप से बन रहा है। एक तो मेरे पास ये बन रहा है और एक मेरे पास वैसे ही एक और स्ट्रक्चर बन रही है इसी में, जो कि क्या थी, r1 प्लस डेल्टा जेड थीटा 1 एक्स प्लस डेल एक्स। सिमिलरली यहाँ पे ये y वाली भी बनेगी। तो देखो मैंने क्या किया, इस वाले को एक बार उठा के मैंने यहाँ पे बना दिया और y वाले को भी बना दिया, x प्लस डेल एक्स वाली स्ट्रक्चर को भी बना दिया। सिमिलरली y वाली भी बन जाएगी। ये दो ही बना देना, एग्जाम में इतनी काफी है, ये वाली चाहे मत बनाना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे पता है कि आर्क बाय रेडियस क्या होता है, एंगल होता है। तो यहाँ से मैं लगाऊं तो आर्क मेरे पास है x, एंगल क्या हो जाएगा, x क्या हो जाता है, आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, यही होता है। देखो आर्क x था, रेडियस क्या है r1, तो मैं नेक्स्ट पे लिख रही हूँ ये वाला
यहाँ पे चलो यहाँ पे भी बता देती हूँ। यहाँ पे आर्क मेरे पास क्या है वाई और रेडियस क्या है R2, किसके इक्वल होगा एंगल थीटा 2 के। सिमिलरली अगर मैं इस केस में लगाऊं तो आर्क मेरे पास क्या है, आर्क क्या होता है, ये चाप x प्लस डेल एक्स ओवर में रेडियस। अब देखो मेरे पास क्या आई, पहले तो देखो इतनी हाइट थी, फिर जब बढ़ाया तो ये डेल्टा z भी बढ़ा ना, तो रेडियस अब क्या आ जाएगी R1 प्लस डेल z, एंगल थीटा 1 ही है। सिमिलरली y प्लस डेल y पे भी आएगा। तो इसको नेक्स्ट पे मैं लिख रही हूँ, तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम फिगर मुझे क्या पता चल रहा है कि x ओवर में R1 किसके इक्वल है, थीटा 1 के। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, x किसके इक्वल है, R1 थीटा 1 की। और मुझे एक और चीज पता चली सिमिलरली, y किसके इक्वल है, R2 थीटा 2 के। y किसके इक्वल है, देखो यहाँ से R2 इंटू थीटा 2। और क्या पता चल रहा है, x प्लस डेल्टा x किसके इक्वल आया था, x प्लस डेल्टा x थीटा 1 इंटू R1 प्लस डेल z के। तो थीटा 1 इंटू R1 प्लस डेल z के। सिमिलरली मेरे पास एक और y प्लस डेल y की वैल्यू भी आ गई है, वो क्या आएगी, थीटा 2 इंटू R2 प्लस डेल z की। वहाँ पे भी देखो डेल z इंक्रीज हुआ है, इतना आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ आई है। अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर का कर्वेचर यहाँ पे बनाते हो तो ये लाइन यहाँ पे मिला देना, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ से ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे डेल एक्स और डेल वाई की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इन इक्वेशन से डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की वैल्यू पुट कर देती हूँ। मैं ये वाला लिख रही हूँ, एक्स प्लस डेल एक्स किसके इक्वल है, थीटा 1 R1 प्लस डेल जेड के। और मुझे पता है कि x की वैल्यू क्या है, R1 थीटा 1 प्लस डेल एक्स किसके इक्वल है। इनको इक्वेशंस देखिए यहाँ पे लिख देना, मैं अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास R1 थीटा 1 कैंसिल, तो मेरे पास एक डेल एक्स की वैल्यू आ गई, वो क्या आई, डेल जेड इंटू थीटा 1। ये वाली मेरे पास डेल इसकी वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली मैं डेल वाई की वैल्यू निकालती, तो देखो मेरे पास डेल एक्स आया, डेल जेड इंटू थीटा 1। तो मैं डेल एक्स को क्या लिख सकती हूँ, डेल जेड इंटू, यहाँ से मैं थीटा 1 निकालूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा 1 एक्स ओवर में R1, यही आएगा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी थीटा 1 की एक्स ओवर में R1। ये तो मेरे पास डेल एक्स की आ गई। इसको कोई इक्वेशन नंबर दे दो, इसको दे देना यहाँ पे इक्वेशन 5, इसको दे दो इक्वेशन 6a। सिमिलरली अगर मैं डेल y फाइंड करूं तो डेल y मेरे पास क्या आ जाएगा, y डेल z ओवर में R2, इसको दे दो इक्वेशन 6b। तो मेरे पास क्या हुआ, डेल x डेल y की वैल्यू आ गई x और y के टर्म्स में। तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ, इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट करूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या, देखो इधर एक्स वाई के टर्म में बन चुके हैं ये सारे टर्म्स, और डेल जेड मेरे पास आ गया, इधर भी डेल जेड है। ऐसा करने का रीजन क्या था, यहाँ पे भी डेल जेड आ रहा है, इस वैल्यू में भी डेल जेड है और इस वैल्यू में भी डेल जेड है। जब इसमें पुट करोगे तो डेल जेड कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इन वैल्यूज को पुट कर रही हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ इधर, तो जैसे ही मैं पुट करूंगी इक्वेशन मेरे पास क्या पड़ी है, पी एक्स वाई इंटू डेल जेड इज इक्वल्स टू 2। मैंने क्या किया है, ये दो वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करी है। इक्वेशंस यहाँ लिख देना बाय यूजिंग इक्वेशन 6 इंटू 5। तो मेरे पास क्या आया, टी इंटू एक्स, डेल वाई की, डेल वाई था तो डेल वाई की वैल्यू क्या है, वाई डेल जेड ओवर में R1 प्लस y मेरे पास पड़ा है इंटू डेल एक्स डेल जेड ओवर में R2। तो यहाँ से देखो मेरे पास क्या बन रहा है, डेल जेड सब में आ रहा है तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। एक और चीज कैंसिल हो रही है, देखो क्या, यहाँ पे भी एक्स वाई बन रहा है, इधर भी एक्स वाई बन रहा है और इधर भी एक्स वाई या वाई एक्स बन रहा है। तो ये एक्स वाई भी सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, उस साइड सिर्फ p बच जाएगा क्योंकि ये एक्स वाई भी कैंसिल हो रहे हैं, और इधर क्या बचेगा, t। अभी देखो यहाँ पे क्या बना, ये एक्स वाई कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो क्या बचा 1 ओवर में R1 प्लस 1 ओवर में R2।
तो ये जो फॉर्मूला है एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है कई बार कि प्रूव करो किसी कर्व स्ट्रक्चर के लिए प्रेशर जो है वो P T इंटू 1/में R1 प्लस R2 होता है। तो आपको डायरेक्ट ये भी, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए, और अगर टॉपिक का नाम से आ जाए तो वो भी आना चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। अभी इसके बाद क्या है, अगर हम देखें कि देखो ये तो हो गया, अगर मैं स्फीयर की बात करूं, केस फर्स्ट स्फीयर की बात करूं, तो स्फीयर में मैंने अज्यूम कर लिया कि R1 और R2 R के इक्वल है, और स्फीयर भी कैसा ले रही हूं मैं, ड्रॉप की बात कर रही हूँ। ये आपको पता है ड्रॉप यानी कि पानी की बूंद, किसी भी लिक्विड की बूंद स्फीयर का शेप क्यों लेती है, क्योंकि स्फीयर की सरफेस टेंशन कम होती है और सरफेस एरिया कम होता है, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है, और सरफेस टेंशन का क्या काम होता है, उस सरफेस एरिया को कम करना, इसीलिए वो ड्रॉप की शेप में लिखते हैं। तो पहले मैं ड्रॉप ले रही हूँ, उस केस में अगर मैं लगाऊँ यहाँ पे फॉर्मूला, तो P क्या आएगा, T इंटू 1/R प्लस 1/R, इस वाले में पुट कर रही हूँ, तो P किसके इक्वल आया, 2T/R, यही आएगा। R कॉमन ले तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2T/R। तो ये तो प्रेशर किसके लिए आया, किसी पानी की बूंद के लिए या किसी लिक्विड की बूंद के लिए। सिमिलरली अगर मैं बबल की बात करूं, वायु के बुलबुले की बात करूं, बबल देखो क्या होता है, एक चीज देखें, चलो ठीक है, बबल की बात करूं तो उसके लिए प्रेशर आता है इसका डायरेक्ट 2 टाइम्स। इसको हम प्रूव भी करेंगे कि कैसे आता है, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज प्रूव करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में, यही करना। तो अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो ये है कि यहाँ पे प्रेशर को इस वाले प्रेशर से 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, उसका रीजन क्या है। इसका रीजन देखो ये होता है कि अगर मैं ड्रॉप की बात करूँ तो उसके अंदर क्या पानी भरा हुआ है, पूरा पानी की बूंद मान लो इस शेप किया तो उसके अंदर पानी ही होगा। और अगर मैं इसमें फ्री सरफेस की बात करूँ, मुक्त पृष्ठ की, तो फ्री सरफेस क्या होता है, ऐसा सरफेस होता है जो एयर के कांटेक्ट में, यहाँ पे सारी जगह क्या है, एयर है। तो अगर मैं लिक्विड की ड्रॉप की बात करूं तो उसमें फ्री सरफेस कितना होता है, 1। अगर मैं बात करूं बबल की, बबल्स आपने देखे होंगे साबुन के बुलबुले, तो उसके अंदर पानी नहीं होता है, पानी सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस पे होता है, यहाँ पे उसके अंदर भी हवा होती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पानी होगा, इस सरफेस पे अंदर भी एयर होगी और बाहर भी एयर होगी। तो इस केस में क्या होगा, ये जो लिक्विड है वो एक तो इस एयर से कांटेक्ट में है, एक इस एयर से कांटेक्ट में है। तो जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है वही क्या होती है, फ्री सरफेस। तो यहाँ पे 2 फ्री सरफेस होने के कारण जो प्रेशर ड्रॉप का निकला था 2T/R, उससे 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि प्रेशर कितना आ जाता है, 4T/R। इसमें ध्यान रखना पानी सिर्फ यहाँ पे होता है, अंदर जो होता है वो फिल्म बनती है वो एयर, वहाँ पे पानी नहीं होता है। तभी तो आपने जब एयर बबल पे सॉरी जो सोप का बबल होता है उस पर आप फिंगर से टच करो तो वो फूट जाता है, तो उसका रीजन क्या है, वहाँ पे एयर ही था, आपने सरफेस टेंशन प्रोड्यूस करा दी। तो ये एक प्रेशर लगाया बाहर से, तो वो फोर्स ज़्यादा होने के कारण, प्रेशर बोल दो फोर्स बोल दो, तो वो ड्रॉप क्या हो जाती है, बैलेंस सिचुएशन में थी पहले, तो जैसे ही बाहर से फोर्स लगाया तो बैलेंस सिचुएशन से हट गया, बैलेंस नहीं रहा, तो उससे क्या हो जाता है, वो बबल फट जाता है, फूट जाता है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, ये चीज ध्यान रखना 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप एंड बबल। बबल साबुन का है, तो साबुन के बुलबुले और पानी की बूंद में एक्सेस प्रेशर दाब अधिक्य फाइंड करते हैं। तो देखो अगर मैं देखूं कि दाब अधिक्य होता क्या है, कि प्रेशर जो है इसको हिंदी में बोलते हैं दाब अधिक्य, यानी कि दाब का अधिक्य मतलब अधिक होना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सेस प्रेशर क्या होता है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ वाटर के ड्रॉप का। तो मैंने ये ड्रॉप ले ली, अगर पानी की बूंद है तो इसके अंदर भी क्या होगा, हर जगह पानी होगा, तो मैंने वो पानी शो कर दिया अंदर। अगर मैं ये फीलिंग ना दिखाऊं कि ऐसा भरा हुआ है तो इसका मतलब वो एयर है, सॉरी वो क्या बबल है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसकी फ्री सरफेस देखो तो वो कितनी है, 1 है, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में, ये हवा में, यहाँ पे बाहर हवा है, तो हवा के कांटेक्ट में 1 ही फ्री सरफेस है, तो वो इसकी फ्री सरफेस होगी 1। तो अगर मैं देखूं
ड्रॉप बनी क्यों, उसका रीजन क्या था, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करता है, एरिया को कम करने की ट्राई करता है, और ड्रॉप हमेशा गोले की शेप में बनती है, स्फीयर की शेप में बनती है, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, तो इसीलिए ड्रॉप बनता है। तो अगर मैं देखूं तो सरफेस टेंशन है क्या, एक टाइप से फोर्स है। फोर्स को मैं क्या किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, प्रेशर में। तो अगर मैं देखूं इसके ऊपर, एक तो इस ड्रॉप के ऊपर ये एयर प्रेशर लगाएगी, हवा इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, हवा बाहर है तो वो प्रेशर अंदर की ओर लगाएगी, यानी कि वो क्या करेगी, इसके एरिया को, इस ड्रॉप को छोटा करने की ट्राई करेगी। क्या चीज, हवा। एक प्रेशर तो इस पे हवा लगा रही है, दूसरा प्रेशर क्या है कि इसकी सरफेस पे क्या है, सरफेस टेंशन टी के कारण प्रेशर लग रहा है। तो देखो अगर मैं देखूं इस ड्रॉप के ऊपर, तो बाहर की ओर कितने प्रेशर लग रहे हैं, बाहर से उस पर दो प्रेशर लग रहे हैं। कौन कौन से, एक तो लगा रही है एयर, और दूसरा किसके कारण लग रहा है, सरफेस टेंशन के कारण प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है। तो बाहर से उसके ऊपर दो प्रेशर लगे, जो कि क्या करेंगे, इसके एरिया को कम करने की ट्राई करेगा। सरफेस टेंशन भी एरिया ही कम करने की ट्राई करता है, तो सरफेस एरिया कम हो रहा है, मतलब ड्रॉप छोटी हो रही है, तो प्रेशर अंदर की ओर लगा, और बाहर से हवा भी एक प्रेशर लगा रही है, तो दो प्रेशर तो बाहर की ओर लगे। तो इन दोनों प्रेशर्स का अपोज करने के लिए ये जो लिक्विड है, जो भी इसमें भरा हुआ है, जिसकी भी ड्रॉप है, वो क्या करेगी, अंदर की ओर, यानी कि ये तो अंदर की ओर लगा रहे हैं, तो वो बाहर की ओर प्रेशर प्रोड्यूस करेगी। मान लो प्रेशर, जो भी प्रेशर लिख दिया मैंने बस एक बार, उसकी वैल्यू बाद में देखेंगे। तो वो क्या करेगी, इन दोनों प्रेशर्स का अपोज करने के लिए प्रेशर प्रोड्यूस कराएगी। तो अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में देखूं, तो ये दो प्रेशर्स जो है, मान लो एयर ने प्रेशर लगाया कैपिटल पी, एयर का, हवा का मैं बात कर रही हूँ, तो जो अंदर प्रेशर पी होगा, अंदर का जो प्रेशर होगा वो होगा हवा के प्रेशर से कुछ ज्यादा। अगर वो हवा के प्रेशर के इक्वली है, तो सरफेस टेंशन तो इफेक्टिव होकर ड्रॉप को छोटा कर देगा, जबकि अंदर लिक्विड के अंदर प्रेशर क्यों प्रोड्यूस हुआ था, इस चीज का अपोज करने के लिए, कि ये इसके एरिया को कम करने की ट्राई कर रहे हैं। वो बैलेंस सिचुएशन में रहने के लिए क्या करेगी, इस हवा के प्रेशर से कुछ प्रेशर ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, वो मैंने मान लिया स्मॉल पी। तो अगर मैं देखूं चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन तो देखो लिक्विड है तो लगनी ही लगता है, तो चेंज इन प्रेशर देखो क्या हो जाएगा, P प्लस स्मॉल p माइनस p, यही हो जाएगा। तो कितना आया, स्मॉल p। तो ये जो स्मॉल p है वही है एक्सेस प्रेशर, और इसी को हमें कैलकुलेट करना है। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो देखो इसमें क्या हुआ, एक पानी की ड्रॉप है, तो ड्रॉप के कांटेक्ट में जो हवा के कांटेक्ट में है वो फ्री सरफेस होगी, तो इस फ्री सरफेस से क्या है, टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगा, टेंशन होगी, सरफेस टेंशन, जो कि एक टाइप से प्रेशर बोल सकती हूँ। वो क्या करेगा, इसके एरिया को इस तरीके से कम करने की ट्राई करेगा। और एक क्या करेगी, जो हवा है वो भी बाहर से प्रेशर लगाएगी, तो वो प्रेशर मान लिया वो पी लगा दिया। तो इन दोनों प्रेशर्स का अपोज करने के लिए और ड्रॉप का अपने एग्जिस्टेंस में बने रहने के लिए, यानी कि अगर देखो, अगर ये दोनों हवा और सरफेस टेंशन का प्रेशर ज़्यादा हुआ तो पता ही है ये एरिया अपने आप कम हो जाएगा। तो इन दोनों का अपोज करने के लिए, या फिर पहले वाली बैलेंस सिचुएशन में रहने के लिए, जो लिक्विड होगा वो क्या करेगा, इन वाले प्रेशर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, एक प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, जो कि क्या होगा, इस हवा के प्रेशर से तो ज़्यादा होगा। तो इन प्रेशर का जो डिफरेंस होगा स्मॉल p, वही क्या होगा, वही क्या है, एक्सेस प्रेशर, दाब अधिक्य, इसी को ही हमें फाइंड करना है। तो ये थ्योरी में लिखना है आपको ये चीज़ें। तो देखो अभी एक्सेस दाब अधिक्य फाइंड करते हैं, इसके दो टाइप हैं, एयर और बबल, दोनों पे फाइंड करेंगे। दो तरीके आएंगे, एक तो मैं अभी करवा रही हूँ, एक इसका अल्टरनेटिव मेथड है वो भी करेंगे। तो पहले मेथड से कर रही हूँ, मैंने मान लिया कि ये कोई ड्रॉप है, इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है, ये अंदर की ओर प्रेशर लग रहा है P प्लस स्मॉल p, मान लो P प्लस स्मॉल p प्रेशर लग रहा है, और ये जो ड्रॉप है उसकी रेडियस मैंने मान ली r है, यानी कि मैं ये प्रेशर को एक बार हटा रही हूँ। ये अंडरस्टूड है कि लिक्विड की ड्रॉप के अंदर की ओर प्रेशर लगेगा। हटाने का रीजन ये है कि मैं यहाँ पे रेडियस शो करूँगी, स्मॉल अलग से शो कर देती हूँ। ये मैंने मान ली कि इस वाले ड्रॉप की त्रिज्या है स्मॉल r। अब हमने क्या अज्यूम करा कि जो लिक्विड का प्रेशर है वो तो आपको पता चल गया कि ड्रॉप का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ड्रॉप का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, ये मैंने मान ली इसकी रेडियस
स्मॉल आर, और ये लिक्विड इतना इतना सा मैंने मतलब वैसे पूरा मैंने थोड़ा सा शो कर दिया ताकि स्मॉल आर विजिबल हो। और मैंने मान लिया कि इस अंदर वाले प्रेशर के कारण प्रेशर बाहर की ओर लग रहा था, तो उसके कारण मैंने अज्यूम कर लिया कि ये ड्रॉप जो है वो कुछ बड़ी होगी, और मान लिया कि ये जो रेडियस हुई वो स्मॉल आर प्लस डेल्टा आर हो चुकी है, यानी कि ये वाली लेंथ कितनी है, डेल आर, ये डेल्टा ये वाला। देखो ये मैंने इसको बड़ा क्यों दिखाया, अगर मैं नॉर्मल देखूं तो ये इस टाइप से अंदर से बाहर की और हर डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो ये क्या करेगी, एरिया को बढ़ाने का ट्राई कर रहा है। तो मैंने एक बार अज्यूम कर लिया कि एरिया जो है वो बढ़ गया, कितना डेल्टा आर इसमें विस्थापन आ गया। तो मैं अगर वर्क डन देखूं तो वो कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा आर। फोर्स में देखूं तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल्टा आर। चेंज किसमें हुआ है, सरफेस एरिया में। तो ये है क्या, स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डेल्टा आर। इसको कोई इक्वेशन दे दो फर्स्ट, जैसे हमने अपने लास्ट वाले टॉपिक में किया था। इस वाली स्ट्रक्चर का जब हमने प्रेशर इंक्रीज किया था तो हमने क्या किया था, पहले इससे किया था प्रेशर से, फिर हमने सरफेस टेंशन से किया था। तो सरफेस टेंशन देखते हैं अभी। तो सरफेस टेंशन से मुझे पता है कि W जो होगा वो क्या होगा, T इंटू डेल्टा ए। तो उसके लिए मुझे डेल्टा ए फाइंड करना है, यानी कि एरिया में कितना चेंज हुआ, सरफेस एरिया में कितनी वृद्धि हुई। तो अगर मैं सरफेस एरिया में वृद्धि देखूं तो वो देखो कितना हुआ, डेल्टा ए। पहले मेरे पास फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल वाला मेरे पास ये बड़े वाला सर्कल बना, तो इसका एरिया कितना होगा, 4 पाई आर का स्क्वायर होता है। और रेडियस कितनी है, तो आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस फाइनल इनिशियल वो कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं डेल्टा ए की वैल्यू निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई, मैं डायरेक्ट पावर सॉल्व कर देती हूँ, आर का स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल आर का स्क्वायर प्लस 2 डेल आर आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 4 इंटू 2 यानी कि 8 पाई आर डेल आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस में प्लस अपोजिट साइड कैंसिल। और मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि डेल्टा आर जो है वो बहुत स्मॉल है। अगर डेल्टा आर बहुत छोटा है तो डेल्टा आर का स्क्वायर कैसा हो जाएगा, 0, ऑलमोस्ट 0, टेंस टू 0 होगा। अगर किसी छोटी चीज का स्क्वायर करते हो तो वो और छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ गया, जैसे 0.5 इंटू 0.2 0.01 हो जाएगा। तो ये और छोटा आने के कारण मैंने इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया। तो डेल्टा ए मेरे पास क्या आ गया, 8 पाई आर डेल आर। तो इस डेल्टा ए को इसमें पुट कर देती हूँ। तो W मेरे पास सरफेस टेंशन के कारण क्या आया, ये चीज मैंने फास्टली इसलिए बताई क्योंकि ये अभी मैंने करा था, ये वाला डेरिवेशन, T इंटू 8 पाई आर डेल आर, ये डेल है। तो इस केस में मैं देखूं तो मेरे पास कितने प्रेशर आ चुके हैं, कितना वर्क आया, एक तो ये और एक इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की मैं कंपैरिजन करूं तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, T इंटू 8 पाई आर डेल आर किसके इक्वल हो जाएगा, 4 पाई पी आर स्क्वायर इंटू डेल आर के, इसी के इक्वल होगा। तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 2, इस आर से एक आर कैंसिल, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, जो चीजें कैंसिल हो रही थी वो मैंने कैंसिल कर दी है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 2t किसके इक्वल है, p इंटू आर के। तो मेरे पास p क्या आया, 2t ओवर में r। यही फॉर्मूला अभी हमने निकाला था, ये रहा, ये देखो। जब मैंने बोला स्फीयर में मैंने ड्रॉप लिया तो उसके लिए प्रेशर क्या था, 2t इंटू आर। अगर आ जाए कि प्रूफ करो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू इतनी होती है ड्रॉप के लिए, तो यहाँ पे हो गया प्रूफ। अब हमें क्या करना है, बबल के लिए करना है। ये चीजें तो हमने ड्रॉप के लिए की थी, अब हम बबल के लिए कर रहे हैं। तो बबल के लिए देखो क्या आ जाएगा, ये मैंने मान लिया बबल है। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा बड़ा यूं एक बार शो करा है कि जहाँ पे लिक्विड होता है ना, इस मैंने बोला था सिर्फ इसके सरफेस पे लिक्विड होता है, तो मैंने लिक्विड वाली को एक बार बड़ा शो कर दिया। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें फ्री सरफेस कितनी है, 2 है। तो उस केस में जब आप इस पे प्रेशर लगाओगे, यानी कि इसी वाला केस अप्लाई करोगे
तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो पहले ये जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत छोटी है, इसको आप स्मॉल आर ही मान लोगे, मतलब इतना सा कम चेंज है। देखो इतनी पतली सी है, सिर्फ यहीं पे होता है, तो इसको आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कोई 2-4 सेंटीमीटर होगी, बहुत स्मॉल चेंज होगा, या चेंज तो है ही नहीं है, बहुत छोटा होने के कारण इसको आप स्मॉल आर ही मान लोगे। फिर प्रेशर के कारण ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया बबल, ये इसकी मैंने सरफेस पे लिक्विड शो कर दिया, तो ये मैंने मान लिया कि स्मॉल आर प्लस डेल्टा आर हो गया। यानी कि इस केस में मेरे पास क्या हुआ, फ्री सरफेस कितनी बनी, एक तो ये जो यहाँ पे एयर के कॉन्टैक्ट में, एक ये दो सरफेसेस बनने के कारण क्या हो जाएगा, जो ये एरिया होगा ना डेल्टा ए, वो कितना हो जाएगा 2 इंटू ये वाली टर्म से 2 से मल्टीप्लाई होकर आ निकलेगा, यानी कि ये वाली दो ये टर्म्स में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो फाइनल में निकलेगा डेल्टा ए वो कितना हो जाएगा 16, 8 की जगह दुगना हो जाएगा 16 पाई आर डेल आर। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे यहाँ पे 16 आ जाएगा, फिर जब यहाँ पे काटोगे तो 4 से 16 को काटोगे तो यहाँ पे 4 बनेगा, अपने आप ही यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि प्रेशर का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको करके देखना, ये वैल्यू पुट करना, फिर इधर टी से इसमें पुट करके ये 4 से काटोगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि फाइनल में अगर मैं देखूँ बबल के लिए तो वो प्रेशर कितना आ जाएगा 4T/r। तो ये इसका एक मेथड कंप्लीट हुआ। तो कल वाली क्लास में इसका अल्टरनेटिव मेथड देखेंगे, वो कैसे एक्सेस प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। बस इस चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ पे एरिया 2 से मल्टीप्लाई होने का रीज़न 2 सरफेसेस आई थी, तो 2 से यहाँ पे इस इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई 2 करके लिखना, फिर यहाँ पे 16 बनेगा और यहाँ पे 16 और वैल्यू पुट करोगे तो 4 × 16 से 4 बन जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।